नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक आपके सामने हूँ लेकर अपना चैनल दैट इज एड्यू मंत्रा। अब एड्यू मंत्रा पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ग्रामर की सुपर क्लास, हमारी फर्स्ट क्लास, जिसमें रहेगा आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि आपको किस तरीके से किस लाइन पे स्टडी करना है। वो लाइन आपको बताई जाएगी, स्टडी लाइन। सो फर्स्ट क्लास दैट इज द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंट्रोडक्शन जो ऑलरेडी मैंने कल आपको दी है, क्या हम किस लाइन पे, बेस लाइन पे काम करेंगे, वो मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुकी हूँ। बट जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं अटेंड की, उनके लिए मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगी कि हम सबसे पहले फोनेटिक्स कवर करेंगे। बेटा फोनेटिक्स जो होता है ना, वो बेस होता है ग्रामर का, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि लेटर्स हैं, कोई भी लेटर है उसमें से साउंड किस तरीके से आ रही है, ए में से क्या साउंड आ रही है, बी में से क्या साउंड आ रही है, तो लेटर की डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती हैं। सो फोनेटिक्स रेफर्स टू द साइंस ऑफ द साउंड, साइंस ऑफ साउंड, और जिसमें हम कवर करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स में से कौन सी साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में से कौन सी साउंड्स आ रही है, वॉवल्स में से कौन सी साउंड आ रही है। तो इनको हम क्या कहेंगे, बेसिकली इस टॉपिक को हम कहेंगे फोनीम क्लासिफिकेशन। हम कवर करेंगे फोनीम का क्लासिफिकेशन, और किसमें क्लासिफाइड है, वॉवल साउंड्स में एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब आते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या है? इटिमोलॉजी इज द स्टडी, जहां पे भी लॉजी लग जाएगा ना बेटा, वर्ड, रूट वर्ड, इट मींस स्टडी। तो स्टडी किसकी स्टडी? इट इज द स्टडी ऑफ द वर्ड्स। तो लॉजी लगा, लॉजी मींस होता है स्टडी, तो पहले हम स्टडी तो वैसे ही लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, स्टडी तो वैसे ही लिख देंगे इसमें। सो स्टडी तो वैसे ही लिखेंगे, और स्टडी किसकी है? स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की स्टडी को कहेंगे इटिमोलॉजी, या फिर इसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, कि इन वर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। और इसको एक और नाम दे देंगे वर्ड फॉर्मेशन, कि कैसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल वी कैन से दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन टोटल वोकैबुलरी, इसमें पूरी वोकैबुलरी कवर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है बेटा? सिंटेक्स रेफर्स टू द टोटल ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट को क्या कहेंगे? सिंटेक्स। इसमें हम टोटल ग्रामर कवर करेंगे, और ग्रामर पार्ट में हमें पता है बेसिक सारी ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, टोटल कहां तक? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक, यानी आरसी तक। और बेसिक ग्रामर से जाएंगे हम एडवांस ग्रामर की तरफ। चलते हैं लैंग्वेज पार्ट पे। लैंग्वेज पार्ट में हम कवर करेंगे टीचिंग, दैट इज टीचिंग पार्ट, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। किस तरीके से लैंग्वेज को टीच किया जाता है, उसके रूल्स, उसकी लर्निंग लैंग्वेज की, उसकी अप्रोच, मेथड्स, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये सब हम कवर करेंगे लैंग्वेज के अंदर। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, जो मैं ऑलरेडी कल दे चुकी हूँ, बट कल की क्लास कई बच्चों ने मिस करी है, इसलिए दोबारा मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया था इस क्लास का। अब आते हैं डिस्कशन पे, किसके? सिलेबस के, कि हमने सिलेबस हमारा बेसिकली है क्या जो हमने कवर करना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, यानी लेटर से स्टार्ट करते हुए, कि लेटर जो है या साउंड से, लेटर से भी छोटा क्या, साउंड, साउंड से स्टार्ट करेंगे। साउंड से कैसे लेटर बनता है, ठीक है, लेटर से कैसे बनता है पूरा हम स्टडी करेंगे। लेटर से कैसे वर्ड बनता है, वर्ड से कैसे फ्रेजेस बनते हैं, ठीक है, एंड देन फ्रेजेस से क्लॉज बनते हैं, एंड क्लॉज से सेंटेंस बनते हैं। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और ये होता क्या क्या है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पूरा ग्रामर को, बेसिक ग्रामर को हम डीप में पढ़ेंगे। क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता कि क्लॉज क्या होते हैं, कई बच्चों को यही नहीं पता फ्रेजेस क्या होते हैं। तो शुरू से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड से,
कि साउंड प्लस साउंड मिलके लेटर बनाती है और लेटर प्लस लेटर मिलके वर्ड बना देता है, और अगर वर्ड में वर्ड जुड़ जाए तो वो एक फ्रेज बन जाता है। तो इस तरीके से हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच। यानी कि हमें डिफरेंट पार्ट्स कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे एक सेंटेंस के अंदर। डिफरेंट पार्ट्स यानी कि उसमें नाउन आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है। जैसे एक ही वर्ड है, वो कई जगह नाउन का फंक्शन करेगा, कई जगह वो वर्ब का फंक्शन करेगा। तो एक ही शब्द होगा, पार्ट होगा वो स्पीच का, बट वो नाउन एज अ नाउन वर्क कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। ये हम पहचानना सीखेंगे कि इस सेंटेंस में वो वर्ड किसका काम कर रहा है, वर्ब का, नाउन का, एडजेक्टिव का। नेक्स्ट, फोनीम क्लासिफिकेशन करेंगे। फोनीम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि पहचानेंगे कि कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कितनी वॉवल साउंड्स हैं हमारे इंग्लिश में, ये सब हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे। देन अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेन पार्ट, दैट इज जो हमारा किसका पार्ट है, बेसिकली जो हम स्टार्ट करेंगे नाउन से लेते हुए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक, जितनी भी ग्रामर पोर्शन है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। कैसे, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स को कहते हैं नाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है बेटा, रिप्लेसमेंट करना। रिप्लेसमेंट किसकी करना, नाउन की। सो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। हम जब नाउन को रिप्लेस कर देते हैं किसी वर्ड से तो उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है बेटा, एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब नाउन कुछ भी हो, जैसे टेबल, टेबल को डिस्क्राइब कर दें, या फिर किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब कर दिया, किसी ड्रेस को डिस्क्राइब कर दिया, ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, देन वर्ब, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, कोई भी क्रिया, क्रिया यानी कि कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, वर्ब। यानी कि कोई क्रिया होना, इस कहलाएगा वर्ब। देन एडवर्ब, क्वालिफायर्स, इनको कहते हैं क्वालिफायर्स। ठीक है, ये किस किस को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, को, और अपने आप को एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं। देन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन किसकी प्रीपोजिशन, प्री मीन्स किसी से पहले आना, किससे पहले आना, या प्रोनाउन से पहले आना। सो प्रीपोजिशन बिफोर, वी कैन से बिफोर नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आना कहलाएगा क्या, प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन, बिफोर पोजिशन। कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड्स, कंजक्शन क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शंस, जो कनेक्ट करते हैं, जैसे एंड, बट, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दो फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, उनको कहेंगे क्या, कनेक्टर्स या फिर कंजक्शंस। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरजेक्शंस पे। इंटरजेक्शंस क्या होता है बेटा, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, इंटरजेक्शंस आर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जैसे आह है ना, हुर्रे, सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। नाउ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं,
आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? सो आर्टिकल्स आर दैट डिटरमाइंस the nature of noun, जो नाउन की नेचर को डिटरमाइन करते हैं. पंचुएशन मार्क्स आर द साइंस, वो साइंस होते हैं जो किसमें यूज होते हैं? सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे कि कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, और क्या क्या हो गया? हाइफन हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, कोलन हो गया, ये सब यूज होते हैं एज द मार्क्स. देन टाइम एंड टेंस टॉपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमें इन सबको कवर करना है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आगे हम करेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि किसका पार्ट होता है? नरेशन का पार्ट होता है. इसे नरेशन कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को. डिग्रीज करेंगे, डिग्रीज में पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है. इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट्स में क्या पढ़ेंगे हम? जेरेंट पढ़ेंगे हम, इन्फिनेटिव पढ़ेंगे हम, एंड पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे. नेक्स्ट मॉडल्स पे आ जाएंगे. मॉडल्स में हम क्या कवर करेंगे बेटा? ऑक्सिलरीज, दैट इज कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आप लोग जानते ही हैं. तो मॉडल्स में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज, कैन, कुड, ये सब हम पढ़ेंगे. सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि कैसे वर्ब चलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसका क्या, इन दोनों का, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कैसे वर्ब चलते, कैसे क्रिया काम करती है सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से. तो ये टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे. वैसे तो एडवर्ब में कवर कर चुकी हूँ पहले ही, बट एडवर्ब में एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टू, डबल टू और एक सिंगल टू वाला, यानी कि कैसे रिमूव करते हैं डबल टू को. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब का, तो ये हम अलग से कवर करेंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस, ये किसका पार्ट है? ये भी टेंसेस का पार्ट है, बट हम अलग से इसको भी कवर करेंगे बिकॉज इंपॉर्टेंट है. देन क्वेश्चन टैग्स करेंगे, ये भी टेंस का पार्ट है. एडिशनल रिमार्क्स, वी विल ऑल्सो कवर द एडिशनल रिमार्क्स. देन नेक्स्ट सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग्स. सुपरफ्लुअस वी नो कि हम कोई भी बात एक्स्ट्रा अगर हमें लगती है उसको कहते हैं सुपरफ्लुअस. दैट वर्ड अपना मतलब अपने आप में कंप्लीट कर रहा है, बट स्टिल एक और वर्ड उसको सुपरफ्लुअस कर दे रहा है, यानी कि उसके मीनिंग को और ज्यादा बढ़ा दे रहा है, तो दैट इज सुपरफ्लुअस. तो सुपरफ्लुअस भी करेंगे, स्लैंग्स भी करेंगे. सेम कंस्ट्रक्शन का नियम करेंगे. सेम कंस्ट्रक्शन का नियम यानी कि सारे टॉपिक्स जितने भी हम नाउन, प्रोनाउन वगैरह करें, उन सब में सेम कंस्ट्रक्शन का रूल जो है वो लागू होता है. तो वो सेम कंस्ट्रक्शन का हम रूल सब टॉपिक्स में से निकाल के करेंगे. अगला राइट यूज ऑफ वर्ड्स, कहाँ किस वर्ड का यूज होना चाहिए. जैसे एक ही जैसे दो वर्ड्स लगते हैं हमें, बट कहाँ कौन से वर्ड का राइट यूज होना चाहिए वो हम सीखेंगे. देन इटिमोलॉजी, दैट इज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. वोकैबुलरी, वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. अगर आपको रूट वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन करना आ गया कि किस तरीके से रूट वर्ड्स हैं, उनसे हम
रूट वर्ड से कितने सारे ढेर सारे हजारों वर्ड्स याद कर सकते हैं रूट वर्ड से, तो वो आपको क्या होगा, आपके लिए इटिमोलॉजी बहुत ज्यादा इजी बन जाएगी। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस, अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, मुहावरों पे, प्रोवर्ब्स पे, कहावतों पे, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स पे। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन, सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, लैंग्वेज टीचिंग, लास्ट का जो टॉपिक है लैंग्वेज टीचिंग, जो द स्टूडेंट्स विच आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जो कि क्या कहते हैं, कोई भी टीचिंग का एग्जाम नहीं दे रहे, वो बस ये लास्ट टॉपिक छोड़ देंगे और बाकी सबका सिलेबस सेम ही रहेगा। सो दे हैव टू जस्ट लीव द लैंग्वेज टीचिंग, उनको सिर्फ टीचिंग पार्ट छोड़ना है, बाकी कॉम्प्रिहेंशन तक, आरसी तक इनका सेम रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक। तो चलते हैं बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर, अब जो हमारा ग्रामर है वो किसका पार्ट है? ग्रामर हमारी भाषा का पार्ट है। जब हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज के अंदर ग्रामर का यूज जरूर होता है। सो ग्रामर किसका पार्ट है? हमारी लैंग्वेज का। ग्रामर इज द पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज। और लैंग्वेज को हम किस लिए प्रयोग करते हैं? आपस में बोलचाल के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। सो लैंग्वेज को हम यूज करते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। सोचो अगर तुम्हारे पास लैंग्वेज नहीं होगी तो तुम कैसे समझाओगे? तो इशारों से साइन लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बातों को एक दूसरे को बताने के लिए। तो बेटा लैंग्वेज जो है किससे डिराइव हुआ होगा? इट इज डिराइव फ्रॉम द लिंगुआ। ये लिंगुआ से डिराइव्ड हुआ है एंड लिंगुआ इज अ लैटिन वर्ड। लिंगुआ एक लैटिन वर्ड है। अब कोई बता सकता है कि ये लिंगुआ का मीनिंग क्या है? लिंगुआ का क्या मतलब हो सकता है? सो बेटा लिंगुआ का मतलब होता है टंग, जबान। कहते हैं ना तुम्हारी जबान बहुत चलती है, सुना है ना? तो लिंगुआ का मतलब होता है टंग, यानी कि हमारी जबान। तो हम अपनी जबान के से क्या करते हैं? जब हम चलाते हैं इसको तो सारी दिल की भड़ास निकाल देते हैं ना, बातें एक्सप्रेस कर देते हैं सारी अपनी। तो इट इज यूज फॉर, इट इज ये क्या होती है? टंग होती है। और टंग किस लिए यूज करते हैं, किस लिए चलाते हैं अपनी टंग? एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम अपनी टंग का यूज करते हैं। तो लैंग्वेज आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज जो होती है इनडायरेक्टली अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना निकालने के लिए कि भाई जो तुम फील कर रहे हो वो किसी को कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे? थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब बेटा लैंग्वेज को पढ़ने वाले को, लैंग्वेज तो पता चल गया क्या है, अब इसको पढ़ता भी तो कोई होगा लैंग्वेज को। तो जो लैंग्वेज की स्टडी करता है, जो इसकी पढ़ाई करता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। सो द पर्सन हु स्टडीज लैंग्वेज, जो लैंग्वेज को पढ़ता है, हु स्टडी लैंग्वेज, उसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। अब बेटा ये तो हो गया लिंग्विस्ट जो पढ़ता है लैंग्वेज को। अब बात आती है कि इसकी पढ़ाई को, पढ़ने वाले को तो लिंग्विस्ट कहते हैं, इसकी लैंग्वेज की पढ़ाई को क्या कहते हैं? गेस कीजिए। जब लिंग्विस्ट पढ़ने वाले को कहते हैं तो इसकी पढ़ाई को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। सो द साइंटिफिक स्टडी, लिंग्विस्टिक्स किसको कहते हैं? linguistics is called the scientific study of language is called scientific study of language is called linguistics. अब ये सारी बातें बेटा, ये जो सारी टर्म्स मैं बता रही हूँ ना, ये आपकी बेसिक को क्लियर कर रहे हैं। आपको बेसिक पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या होता है, लिंग्विस्ट किसको कहते हैं। लिंग्विस्ट कहते हैं पर्सन जो लैंग्वेज की स्टडी करता है। लिंग्विस्टिक्स किसको कहते हैं? उस पढ़ाई को, सिस्टमैटिक पढ़ाई को लैंग्वेज की कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। और
मान लो यदि कोई व्यक्ति पूरे बैकग्राउंड में जाता है, किसके, लैंग्वेज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरे स्टडी करता है कि क्या लैंग्वेज थी, कैसे आई, ये लैंग्वेज कहाँ से निकली, इस लैंग्वेज का उत्पन्न कैसे हुआ, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो किस तरह पहले संस्कृत में यूज हुआ, फिर कहाँ से यूज हो। तो ये जो पूरे बैकग्राउंड को पढ़ने वाली बात है, यानी कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको जो पढ़ता है, किसके, लैंग्वेज के, उसको क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजी। सो फिलोलॉजी क्या होता है बेटा, फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज। और जो व्यक्ति ये स्टडी करता है, पूरे डीप में जाता है, बैकग्राउंड में जाता है हिस्ट्री के, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, IST लगाना है। जब जहां पे इस तरीके की टर्म्स आ जाए उधर हमें उसके व्यक्ति के नाम की, उस पढ़ाई की, लॉजी क्या हो गया, लॉजी हो गई पीछे से, जहां लॉजी लग जाए वहां होता है स्टडी, उस चीज की स्टडी करना। और जहां हम उसमें लॉजी में वाई हटा के IST लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के लिए, पर्सन को डोनेट कर देगा वो, कि दैट अ पर्सन, स्टडी की जगह क्या आ जाएगा, पर्सन हु स्टडीज, क्या सेम कर देंगे, हु स्टडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। तो फिलो तो सेम लिखेंगे, फिर लॉ और पीछे जिस्ट, जी की जगह जिस्ट आ जाएगा। तो कितनी ट्रिक से मैंने आपको ये समझाया, कितनी अच्छी तरीके से बेटा आपके माइंड में ये चीज मैंने डाली है कि फिलोलॉजी, लॉजी जहां भी वर्ड आ जाएगा वहां लग जाएगा स्टडी, कि स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और जहां मैंने वाई को हटाया उसकी जगह क्या लगा दिया, IST, फिलोलॉजिस्ट हो गया। तो सीधा चेंज हो गया किसमें, पर्सन में, दैट अ पर्सन हु स्टडीज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड फिलोलॉजिस्ट। आई होप कि पूरी टर्म्स आपको डीप तक क्लियर हो गई होंगी। सारी टर्म्स एग्जाम में कहीं ना कहीं वोकैबुलरी में भी पूछी गई हैं, जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ग्रामर के बेसिक में। ये क्वेश्चंस आते हैं कि फिलोलॉजिस्ट इनमें से कौन है, या फिर अ पर्सन हु स्टडीज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उनको इनमें से क्या कहते हैं। तो बेटा इसके साथ साथ आपको वोकैब भी क्लियर कर रही हूं मैं। देखिए आपको सब चीजों की नॉलेज इसके साथ साथ मिल रही है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया बैकग्राउंड वगैरह के बारे में और सब कुछ। अब हम जानते हैं कि भाषा है। अब भाषाएं, हमारा देश इतना बड़ा है, उसमें कितनी तरीके की भाषाएं हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई किसी की लैंग्वेज को समझे। तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि वन लैंग्वेज, जिन्हें सिर्फ, जो ज्ञाता होते हैं सिर्फ एक मात्र भाषा का, तो उन्हें कहते हैं मोनोलिंगुअल। जिन्हें दो भाषा का ज्ञान है वो बाइलिंगुअल। जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज है उनको मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट कहेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो डरते हैं किसी लैंग्वेज से, जैसे इंग्लिश से फोबिया है भाई, लैंग्वेज से फोबिया होता है, उनको डर लगता है लैंग्वेज से, तो क्या कहेंगे, लिंगुआ फोबिया। और अगर कुछ लोग हैं जिन्हें, जो दीवाने हैं या नींद में भी इंग्लिश बोलते फिरेंगे, तो उनको लव है लैंग्वेज से, दैट इज लिंगुआ फीलिया। तो ये टर्म्स भी हम जान लेते हैं। दैट सबसे पहले मोनोलिंगुअल मैंने क्या बताया, मोनोलिंगुअल क्या होता है बेटा, हु नोज वन लैंग्वेज, हु नोज और स्पीक्स वन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट बाइलिंगुअल। Bilingual is the person who knows or speaks two languages. ठीक है, अब मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल आ जाएगा इसके बाद। ठीक
ठीक है, या फिर इसको मल्टीलिंगुअल को बेटा पॉलीग्लॉट भी कहते हैं, ठीक है, पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है। नाउ इट इज लिंगुआफोबिया। लिंगुआफोबिया होता है बेटा फियर ऑफ लैंग्वेज, जिन लोगों को फियर होता है किसका, लैंग्वेज का। नाउ लिंगुआफिलिया। लिंगुआफिलिया किसके लिए टर्म यूज होता है, जिनको फिलिया जो वर्ड जहां पे भी आ जाए, रूट वर्ड बता रही हूं, वहां लव को जोड़ देना। लिंगुआफिलिया इज द वर्ड फॉर द, सॉरी, फिलिया जो वर्ड है वो किसके लिए रूट वर्ड होता है, लव के लिए। सो लिंगुआ के लिए फिलिया होना, यानी लिंगुआ के लिए लव होना, यानी लव फॉर लैंग्वेज, लव फॉर लैंग्वेज। देन excessive support of for own language, यानी कि अपनी लैंग्वेज के लिए क्या होना, बहुत ज्यादा सनक होना अपनी लैंग्वेज के लिए, कि जो है मेरी लैंग्वेज है भाई, मेरी भाषा सबसे उत्तम है, एक अलग तरीके से सनक होना, दैट इज लिंगुआ मैनिया। मैनिया होता है क्रेजीनेस, मैनिया जहां भी वर्ड रूट वर्ड मैनिया आ जाए दैट मीन्स क्रेजीनेस, अपनी लैंग्वेज के लिए क्रेजी होना। सो दैट मीन्स लिंगुआ मैनिया, जहां वर्ड मैनिया आ जाए दैट इज फॉर क्रेजीनेस, ये वर्ड क्रेजीनेस के लिए होता है, अपनी लैंग्वेज के लिए एक्सेसिव क्रेजीनेस दिखाना, उसको कहते हैं लिंगुआ मैनिया। नेक्स्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज यानी भाषा के बेसिस पे भेदभाव करते हैं, कि यार मेरी पंजाबी भाषा है, मैं तो इसी से ही बोलूंगा, और मेरी भाषा सबसे सुप्रीम है। मतलब उसके अंदर ये हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है दूसरों के लिए, कि यार मेरी सुपीरियर भाषा है, मैं पंजाबी हूँ, मेरी लैंग्वेज सुपीरियर है। तो जैसे महाराष्ट्र में कुछ लोग कट्टरवादी है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे को लैंग्वेज के बेस पे, तो उसको क्या कहेंगे, लिंग्विसिज्म, या फिर इसको कहेंगे ग्लॉटोफोबिया। इसको ग्लॉटोफोबिया भी कहते हैं या लिंग्विसिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब होता है क्या, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। बेटा एक बात और जान लेते हैं क्या, कुछ लोग होते हैं जो अकेले में तो खूब बात करते हैं, पर पब्लिक में आके सबके सामने आके ऐसे हो जाते हैं जैसे उनके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा, से चुप हो जाते हैं, बक 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 करते रहेंगे, पर स्टेज पे आएंगे या पब्लिक स्पीकिंग करेंगे के टाइम पे आएंगे तो उनको कुछ नहीं सूझता। तो दे आर वेरी बैड एट पब्लिक स्पीकिंग, या दे हैव फियर होता है, उनको डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का, तो उनको क्या कहते हैं, ग्लॉसोफोबिया, उनको कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। दैट मीन्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर होता है उनको किसका, लोगों को कन्फ्रंट करने का, उनके सामने बातचीत करने का, फियर होता है उनको पब्लिक की स्पीकिंग का। अब बहुत से जो लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नई भाषा को सीखने में आतुर रहते हैं, बहुत मतलब कुछ लोग आतुर रहते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, डरते हैं। जैसे कि अब कुछ लोग हिंदी जानते हैं तो वो सोचते हैं यार इंग्लिश पता नहीं क्या ही हुआ है, तो वो इंग्लिश को सीखना ही नहीं चाहते। सो उनको क्या है, फियर है इंग्लिश सीखने का। सो उनको क्या कहेंगे, नियोग्लॉसोफोबिया, नियोग्लॉसोफोबिया। दैट मीन्स दे हैव फियर, किसका फियर, फियर ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेज लर्न करने का उनको क्या होता है, फियर होता है। ऐसे लोग होते हैं जिसे फॉरेन लैंग्वेज से डर लगता है, वो फॉरेन कंट्री घूमने तो चले जाते हैं, पर जब वहां फॉरेनर्स कुछ
हालांकि भाषा में बात करते हैं तो उनको डर लगने लगता है, ये पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, या जो भी भाषा बोलते हैं। सो दे आर लाइक कि पता नहीं यार ये क्या ही हुआ है। सो दे आर लाइक, उनको कहते हैं ज़ेनोग्लासोफोबिया। तो बेटा अगर हम इसको रूट वर्ड से पढ़ें तो फोबिया होता है डर, ग्लासो मीन्स लैंग्वेज, और जीनो मीन्स फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज, यानी कि फॉरेन या अदर, इसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अदर। जीनो मीन्स अदर लैंग्वेज, ग्लॉसो मीन्स लैंग्वेज, एंड फोबिया मीन्स डर। तो अदर लैंग्वेज का जिसको डर होता है उसको क्या कहेंगे? जीनोग्लासोफोबिया। सो फियर ऑफ या एंजाइटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, एंजाइटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को क्या कहेंगे? एंजाइटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को कहेंगे जीरोग्लासोफोबिया। ठीक है। अब बेटा एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जहां पे, यदि जहां पे भी मैंने IA का यूज किया है, यदि वहां पे मैं क्या कर दूं, लास्ट में C+ कर दूं, तो क्या बन जाएगा? जैसे नियोग्लासोफोबिया लिखा है, इसमें भी लास्ट में IA है ना, तो ऐसे वर्ड में अगर मैं IA की जगह IA के पीछे लास्ट में C और ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? नियोग्लासोफोबिक, नियोग्लासोफोबियाइक। फोबियाइक मतलब जो व्यक्ति जिसे क्या है? डर है, फियर है। देखो बेटा, फोबिया मतलब हो गया सिर्फ डर उस लैंग्वेज के लिए, पर जिस व्यक्ति को डर है उसको क्या कहेंगे? फोबियाइक। ठीक है। सो या फिर जैसे हम कह ले, मैंने पहले आपको क्या बताया था? मैनिया, जैसे मैंने आपको मैनिया बताया था, क्रेजीनेस। तो मैनिया, अगर मैं मैनिया में C ऐड कर दूं तो मैनियाक, यानी कि द पर्सन हु इज क्रेजी, जो पर्सन क्रेजी हो उसको कहते हैं मैनियाक। फोबियाइक मीन्स व्यक्ति जिसे क्या हो? डर हो, उसको कहेंगे फोबियाइक। तो जिसमें भी IA हो उसमें C ऐड कर दो तो वो दैट डिनोट्स द पर्सन। वो डर को नहीं डिनोट करता फोबिया। जब C लग जाएगा तो वो क्या डिनोट करेगा? वो पर्सन जिसे क्या लगता है? रियल में डर लगता है, उसको कहेंगे फोबियाइक। अभी आपने 2 वर्ड पढ़े थे अहम, क्या क्या वर्ड आए थे उसमें? एक तो ग्लॉसो आया था और एक आता है इसके साथ ही ग्लॉटो। ठीक है, ग्लॉटो। इनका मीनिंग क्या होता है बेटा? इनका मीनिंग होता है दैट मीन्स लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं जिसका मतलब क्या है? लैंग्वेज। ये ग्रीक के वर्ड हैं और इन ग्रीक वर्ड्स का मतलब क्या है? लैंग्वेज। तो अब ये इनका ग्लॉसो या जहां भी ग्लॉटो आ जाए, ये रूट वर्ड बता रही हूँ, वहां समझ जाना कि किसकी बात हो रही है? भाषा की बात हो रही है, वर्ड्स की बात हो रही है, लैंग्वेज की बात हो रही है। तो बेटा यहीं से क्या डिराइव हुआ है? यहाँ पे आपने वर्ड सुना होगा ग्लॉसरी। ठीक है, ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होती है बेटा? ये भी ग्लॉसो वर्ड से बना है। दैट मीन्स, ग्लॉसरी मीन्स यानी कि शब्द भंडार। और इसको क्या कहते हैं? इसको और भी वर्ड है, दैट इज लेक्सिकन या फिर डिक्शनरी। लेक्सिकन भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? डिक्शनरी भी कहते हैं। अब ग्लॉसरी जो होती है दैट इज शब्द भंडार, यानी कि स्टोर ऑफ वर्ड मीनिंग्स, स्टोर ऑफ वर्ड मीनिंग्स। जो आपने बुक्स में, अपनी बुक्स के पीछे आपने देखा होगा ना, ग्लॉसरी बनी होती है, स्टोर होता है वो वर्ड मीनिंग्स का। जो जो हमारे चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उसकी ग्लॉसरी होती है, स्टोर ऑफ वर्ड मीनिंग्स कहते हैं। सो दैट मीन्स स्टोर ऑफ लैंग्वेज। एक तरीके से लैंग्वेज में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं, उसको कहते हैं ग्लॉसरी। और इसको इंग्लिश में एक और वर्ड दिया जाता है, दैट इज लेक्सिकन। लेक्सिकन भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी भी, डिक्शनरी का नाम भी दिया जाता है। अब बेटा एक बात इंपॉर्टेंट और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कि कोई व्यक्ति जो डिक्शनरी को लिखता है उसे क्या कहेंगे? लेक्सिकन।
लेक्सिकोग्राफर. सो द पर्सन हु राइट्स द डिक्शनरी, जो अब इस डिक्शनरी को लिखेगा उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर. सो लेक्सिकोग्राफर कौन होगा? लेक्सिकोग्राफर इज द पर्सन, वो पर्सन जो क्या करेगा? हु राइट्स डिक्शनरी. और एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें, क्या? जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, प्लस ऑन नॉलेज है. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे, he was the first person, वो फर्स्ट पर्सन थे क्या करने वाले? टू मेक, he was the first person who made English dictionary, who made dictionary of English language. ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या बनाई थी? डिक्शनरी बनाई थी. किसमें? डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. किसने? सैमुअल जॉनसन ने. और कब बनाई थी? 15 अप्रैल को इन 1755. ठीक है, चलते हैं आगे. नाउ अब हम आते हैं ग्रामर पे. व्हाट इज ग्रामर? अब हम ग्रामर को जान लेते हैं. टू मेक द लैंग्वेज इम्पेकेबल, लैंग्वेज को इम्पेकेबल बनाने के लिए, यानी त्रुटिहीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज में ग्रामर का. सो टू मेक लैंग्वेज इम्पेकेबल, लैंग्वेज को इम्पेकेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? ग्रामर का. सो दिस इज ग्रामर, इसे कहते हैं ग्रामर. अब हम ग्रामर पे पहुंच गए हैं लैंग्वेज से. यानी कि जब हम अपनी लैंग्वेज को त्रुटिहीन बनाते हैं, यानी फ्लॉलेस बना देते हैं, तो किसकी हेल्प से बनती है हमारी लैंग्वेज त्रुटिहीन या फ्लॉलेस? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर. अब ये जो टर्म ग्रामर है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ग्रामर कहां से ली गई है? दिस इज अ ग्रीक टर्म. ठीक है, ये ग्रीक टर्म है जिसका नाम है ग्रामेटिका. कौन सी ग्रीक टर्म है? ग्रामेटिका. ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक टर्म है, जिसका जो ग्रीक टर्म क्या है? ग्रामेटिका. और ग्रामेटिका का क्या मतलब है? दिस मीन्स आर्ट ऑफ लेटर्स. आर्ट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ग्रामेटिका. और ग्रामर जो है, ये हमारी जो लैंग्वेज, हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, पर अगर हमारी ग्रामर अच्छी नहीं होती ना, तो सामने वाला हमें अनपढ़ समझता है कि भाई इसको बोल तो रहा है लैंग्वेज, पर इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा, हमें अपनी बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं कर पा रहा अगर इसकी ग्रामर अच्छी नहीं है. तो ग्रामर जो होती है, इट इज द बैकबोन. ये रीढ़ की हड्डी है हमारे शरीर की. जब रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता शरीर में. तो ग्रामर क्या है? इट इज द बैकबोन. ग्रामर बैकबोन है. ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की बैकबोन है ग्रामर. ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? थ्रू विच we can make sentence. अब ग्रामर के थ्रू we can make the sentences. and कैसे बना सकते हैं sentences को? Symmetrically and logically. ठीक है, so through which we can make the sentences बना सकते हैं. कैसे? grammar sentences which are correct, sentences that are correct symmetrically एंड लॉजिकली. ऐसे सेंटेंसेस जो कि पढ़ने में
भी मतलब समझ में आए, लॉजिकली और सिमेंटिकली मतलब मीनिंगफुल लगे, ऐसे सेंटेंसेस तभी हम बना सकते हैं जब हमारी ग्रामर अच्छी होगी। तो बेटा हमें ग्रामर पे फोकस करना है, ग्रामर इंपॉर्टेंट चीज है। हमें अच्छे सेंटेंसेस बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए अपनी ग्रामर को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो लोग ग्रामर की अच्छी स्टडी करते हैं, जो ग्रामर को अच्छे से समझ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रामेरियंस। सो इधर में एक इम्पोर्टेंट नॉलेज दे देती हूँ साइड में, दैट ग्रामेरियंस कौन होते हैं? ग्रामेरियंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? ग्रामेरियंस हु स्टडी द ग्रामर, जिनको अच्छी नॉलेज होती है स्टडी ऑफ ग्रामर। पर्सन हु स्टडी ग्रामर, उनको कहते हैं ग्रामेरियंस। जो स्टडी करते हैं ग्रामर की, दे आर कॉल्ड ग्रामेरियंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सो बेटा कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी, जिनको जो क्या करते हैं? ग्रामर की डीप स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रामेटोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ ग्रामर, ग्रामेटोलॉजी कहते हैं। ग्रामेटोलॉजी किसको कहते हैं? ग्रामेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड ग्रामेटोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रामर राइटिंग सिस्टम, is called grammatology. अब ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो लोग ग्रामर से फियर करते हैं, यानी कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मैम ग्रामर कैसे होगी, ग्रामर का कोर्स कैसे कवर होगा, हमें ग्रामर नहीं आ रही, ग्रामर पे बस करवा दो, बाकी लिटरेचर तो हम पढ़ लेंगे। सो ग्रामर को जिनको फोबिया होता है, आप सब देख लीजिए बेटा, जिनको डर है ग्रामर से, सो जिनको ग्रामर का फोबिया होता है उनको क्या कहते हैं? ग्रामोफोबिया, यानी ग्रामर से डर होने को कहते हैं ग्रामोफोबिया। दैट इज फियर ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड ग्रामोफोबिया। लेकिन मुझसे पढ़ने के बाद, हमारे इस चैनल पे पढ़ने के बाद, एड्यू मंत्रा पे आने के बाद आपको ये फियर गायब हो जाएगा और आपको क्या हो जाएगा? ग्रामर से लव हो जाएगा। दैट इज ग्रामोफिलिया। मैंने आपको बताया था ना बेटा, फिलिया इज द रूट वर्ड फॉर लव, तो फिलिया मीन्स लव, प्यार। तो आपको किससे प्यार हो जाएगा? ग्रामर से। सो लव फॉर ग्रामर हो जाएगा आपको हमारे चैनल से जुड़ने के बाद। आई होप ये छोटे छोटे वर्ड मैं आपको समझा पाई होंगी, आपको ढेर सारी बेसिक्स के अंदर वोकैबुलरी भी दे पाई होंगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली कल की क्लास में मैं ग्रामर को आगे बढ़ाऊंगी, साउंड को लेके, साउंड से शुरू करूंगी, साउंड प्लस साउंड कैसे लेटर बनाती है, लेटर प्लस लेटर कैसे फ्रेज बनाते हैं, ये सब धमाकेदार चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगी, आपको बेसिक से एडवांस ग्रामर तक लेके जाऊंगी। सो धन्यवाद आप सबका, आज मेरे साथ बने रहिए, आप शुरू से एंड तक इस क्लास में मेरे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब ये बैच शुरू हो तो सारे लोग एक साथ कोर्स को कर सके। सो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपना ग्रुप बना लीजिए ग्रामर का। सो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। सो नाउ वी आर ऑन एड्यू मंत्रा। ये एक डिजिटलाइज्ड चैनल है जिसपे हमारे सारे, ये एड्यू मंत्रा है जो एक डिजिटलाइज्ड चैनल है जिसपे सारे हमारे जो टीचर है, इसका पूरा नाम क्या है बेटा? A1 एड्यू मंत्रा। A1 पहले लगाना पड़ेगा, A1 एड्यू मंत्रा के नाम से ये चैनल है, और इस पे हमें अन्य सारे सब्जेक्ट के टीचर्स भी अवेलेबल होंगे, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, आपका जो सब्जेक्ट है आपको सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और हमारा जो बैच है सिर्फ 1499 रुपए का मात्र बैच है, बहुत बहुत मिनिमल प्राइस हमने बच्चों के लिए रखे हैं स्टार्टिंग में।
और छठ पूजा तक आप हमारी डेमो क्लासेस फ्री में देख सकते हैं ताकि आप हमारे कोर्स को परचेज कर सके। धन्यवाद। ये हमारे दोनों चैनल है, A1 एड्यू मंत्रा दैट इज फॉर द जर्नल पेपर और जो स्पेसिफिक आपको मैथ्स वगैरह के लिए लेना है, एंड A1 इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस चैनल है, दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री, जो कि इंग्लिश लिटरेचर का चैनल रहेगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर द क्वेरी। ये मेरा नया नंबर है जिसपे आप सभी तरीके की क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।